हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है उन एमबीबीएस स्टूडेंट्स को लेकर जो विदेशों से एमबीबीएस डिग्री करके प्रैक्टिस करने के लिए भारत वापस आते हैं। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भारत में एक एग्जाम कंपलसरी किया हुआ है। उसमें पास होने के बाद ही उन सबको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट मेडिकल काउंसिल भारत में प्रैक्टिस करने की परमिशन देती है। खबर आ रही है कि पिछले साल दिसंबर 2023 में इस एग्जाम के लिए 38,535 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, जिसमें 693 स्टूडेंट्स इस एग्जाम में एब्सेंट रहे, यानी कि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। खबर आ रही है कि इस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 38,535 में से 30,046 स्टूडेंट्स इस एलिजिबिलिटी एग्जाम में फेल हो गए हैं। अगर परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करें तो ये 79.9% बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि 80% स्टूडेंट्स जो विदेशों से एमबीबीएस डिग्री लेकर भारत आते हैं, यहाँ पर आकर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसको वो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। अब जो इस एग्जाम में एब्सेंट हुए स्टूडेंट्स को अगर निकाल दें तो मात्र 19% स्टूडेंट ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। इसी के चलते नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि ये जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं इनके ऊपर और भी सख्ती की जाएगी। मैं जब ये डेटा पढ़ रहा था मैंने इसको 4 से 5 बार रीचेक किया क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। विदेशों से एमबीबीएस करके आए 79 से 80% स्टूडेंट्स का फेल होना ये दिखाता है कि रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान वगैरह इन सब देशों में वहां पर किस लेवल की एमबीबीएस डिग्री हो रही है और ये स्टूडेंट्स वहां से क्या ही सीख कर आ रहे हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर को लेकर। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अजीत डोवाल सर का टेन्योर 3 जून को खत्म हो गया है और अब उन्होंने एज फैक्टर का हवाला देकर आगे कंटिन्यू करने में इंटरेस्ट नहीं शो किया है। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दबाव के बाद अजीत डोवाल सर ने फिर से कंटिन्यू करने के लिए मान गए एंड वो अगले 5 साल तक दोबारा से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहेंगे। हालांकि एज यहाँ पर सच में एक फैक्टर है। अजीत डोवाल सर की डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 1945 है और वो 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। इस समय अजीत डोवाल सर की एज 79 ईयर्स है और 6 महीने के बाद वो 80 साल के हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अजीत डोवाल सर से भी 6 साल छोटे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1950 की है एंड हम उनकी रिटायरमेंट की बात करते हैं। वैसे आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या 80 साल की उम्र के बाद भी अजीत डोवाल सर को भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहना चाहिए या फिर उनको रिटायर हो जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर। अभी कुछ ही महीने पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के ऊपर उनके देश आकर भीख मांगने के आरोप लगाए थे। अब खबर आ रही है कि ये पाकिस्तानी सऊदी अरब में जाकर वहाँ पर कई सारी चोरी की घटनाओं में भी शामिल है। ये जो आप इस समय पिक्चर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पिक्चर आ रही है सऊदी अरब से। ये 14 पाकिस्तानियों का एक ग्रुप है जिसको सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक स्पेशल ऑपरेशन में अरेस्ट किया है। ये सारे पाकिस्तानी रात के समय सऊदी अरब की अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जाकर वहां से कॉपर की केबल्स को चोरी किया करते थे और उसको आगे जाकर बेच दिया करते थे। रिपोर्ट आ रही है कि अभी तक इन सब ने 8.3 मिलियन रियाल्स की कॉपर वायर चोरी कर दी थी, जिसकी कीमत पाकिस्तान रुपीस में 61 करोड़ 52 लाख रुपए है। सऊदी अरब में वहां पर कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने कॉपर वायर्स की चोरी की शिकायत की थी, जिसके बाद एक स्पेशल ऑपरेशन में इन सब पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया है। सऊदी अरब का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ से जो भी लेबर वर्कर्स सऊदी अरब आते हैं वो वहाँ पर आकर न सिर्फ चोरी बल्कि कई सारी इलीगल एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। एक डेटा के मुताबिक सऊदी अरब की जेल में इस समय भी 3,100 पाकिस्तानी बंद है और वहाँ पर सजा काट रहे हैं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है अमृतपाल सिंह को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि अमृतपाल सिंह लोकसभा चुनावों में पंजाब की खदूर साहिब सीट से जीत गए हैं। अब खबर आ रही है कि अमृतपाल सिंह के लॉयर्स ने अमृतपाल की टेम्परेरी समय की बेल मांगने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर के ऊपर शपथ लेने को आधार बनाने का फैसला किया है। यानी कि अमृतपाल सिंह के लॉयर्स का कहना है कि अमृतपाल सिंह क्योंकि अब लोकसभा चुनावों को जीत चुका है तो उसका ये अधिकार बनता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ ले। उसी के आधार के ऊपर वो अमृतपाल सिंह के टेम्परेरी रिलीज के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखना ही होगा कि कोर्ट क्या कहती है। क्या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो उसके ऊपर मामले चल रहे हैं उसमें बेल मिलती है या फिर नहीं। अमृतपाल सिंह को पिछले साल 23 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था, यानी 14 महीने होने वाले और अभी तक वो असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। अभी 2 दिन पहले ही इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेशी स्मगलर्स ने बीएसएफ के कांस्टेबल से उसकी गन छीन ली थी, उसको मारा पीटा भी था। अब सेम बांग्लादेशी स्मगलिंग का एक इंसिडेंट त्रिपुरा स्टेट में बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी हुआ है। खबर आ रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कई सारे बांग्लादेशी स्मगलर्स एक साथ इकट्ठा होकर आ गए थे और वो बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास कुछ धारदार हथियार भी थे, जिसको देखते हुए भारत के बीएसएफ जवानों ने उनको वार्निंग दी, लेकिन सामने से वो बीएसएफ के जवानों के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करने लगे। इसलिए सेल्फ डिफेंस में भारत के बीएसएफ के जवानों ने फायर खोला, जिसमें एक बांग्लादेशी स्मगलर की तुरंत ही मौत हो गई।
बाकी के बांग्लादेशी स्मगलर्स ये देखते हुए वहां से डर के मारे भाग गए। खबर आ रही है कि लोकेशन से ह्यूज क्वांटिटी में शुगर यानी कि चीनी और वुडन प्लैंक्स बरामद हुए हैं, जिनको वो स्मगल करके भारत में लाने की कोशिश कर रहे थे। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट जारी करके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी। अब उस स्टेटमेंट में कनाडा ने ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की बात की थी और इनडायरेक्टली कहा था कि भारत अगर इन चीजों के ऊपर उनके साथ कोऑपरेशन करेगा तो तभी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। अब पिछले कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा दिल दिखाते हुए कनाडा को इस स्टेटमेंट के लिए भी थैंक्स बोला है और जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट को रीट्वीट करते हुए कहा कि आपके बधाई संदेश के लिए धन्यवाद। जो भी दोनों देशों के कंसर्न्स हैं उनके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के आधार के ऊपर कनाडा के साथ काम करने के लिए भारत भी तत्पर है। यानी कि अगर भारत के जो कंसर्न्स और हमारी चिंताएं हैं, अगर कनाडा उनको लेकर भी अंडरस्टैंडिंग दिखाता है और रिस्पेक्ट दिखाएगा तो हम भी कनाडा के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनने पर शहबाज शरीफ को 2 लाइन का बधाई संदेश भेजा था, ठीक उसी तरह से पिछले कल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भी मोदी जी को 2 लाइन का बधाई संदेश भेजा है। शहबाज शरीफ ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई, और इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही लाइन में दिया है और कहा कि गुड विशेस के लिए शहबाज शरीफ को धन्यवाद। इसी के साथ खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पिछले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी। आज की 8th अपडेट आ रही है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से। आर्टिकल्स की रिसर्च करते वक्त एक काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है, सोचा मैं आपके साथ इसको शेयर कर लूं। दरअसल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के लिए एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया कि दुनिया के सभी देशों में दूसरे देशों से कितने टूरिस्ट आते हैं और उसी के आधार पर दुनिया के 203 देशों को रैंकिंग दी गई थी। मोस्ट विजिटेड कंट्रीज 2023 की लिस्ट में टॉप के ऊपर है फ्रांस, और इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में पिछले साल 2023 में 10 करोड़ टूरिस्ट आए थे। सेकंड नंबर के ऊपर है स्पेन, और स्पेन में पिछले साल 8 करोड़ 51 लाख टूरिस्ट आए थे। थर्ड नंबर के ऊपर है अमेरिका, और पिछले साल अमेरिका में 6 करोड़ 64 लाख टूरिस्ट आए थे। फोर्थ नंबर के ऊपर इटली है, और इटली में भी पिछले साल 5 करोड़ 72 लाख टूरिस्ट आए थे। फिफ्थ नंबर के ऊपर है टर्की, और टर्की में पिछले साल 5 करोड़ 51 लाख टूरिस्ट आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लिस्ट में भारत का रैंक है 22, और पिछले साल भारत में 1 करोड़ 89 लाख टूरिस्ट आए थे। आज की 9th अपडेट आ रही है रशिया से। पिछले कल रशिया में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग स्टार्ट हुई है, और उसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने आज सुबह ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का चार्ज लिया है। अभी जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग्स थी ये रशिया में पिछले कल ही स्टार्ट हो गई हैं, और कुछ मीटिंग्स आज होनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से भारत को वहां पर कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। खबर आ रही है कि भारत की रिप्रेजेंटेशन के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक रिलेशन सेक्रेटरी दामू रवि सर को भेजा गया था। अब ये मीटिंग रशिया के अंदर वहां पर इसलिए हुई है क्योंकि इस समय इस साल के लिए ब्रिक्स का प्रेसिडेंट रशिया ही है। और इसके अलावा खबर आ रही है कि इस बार जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है उसमें पहली बार 5 नए मेंबर्स के भी विदेश मंत्री आए थे। आज की 10th अपडेट आ रही है इंडिया पाकिस्तान के T20 मैच को लेकर। दरअसल पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है जिसका नाम है कामरान अकमल। ये पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर वहाँ पर एक प्रोग्राम में एक्सपर्ट के तौर के ऊपर शामिल हुआ था, और जब मैच के दौरान लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह को मिला था तो इसने सरदारों को और साथ में सिख धर्म के लोगों के ऊपर एक आपत्तिजनक कमेंट किया। आप खुद ही सुन ले कि इसने क्या बोला। कुछ भी हो सकता है, देखें लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता फिर 12 बज गए हैं आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना, किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। अब जैसे इसने ये 12 बजने वाली बात बोली, इसकी एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल होने लगी, और इससे भारत के एक्स क्रिकेटर हरभजन सिंह काफी नाराज हो गए। और पिछले कल उन्होंने ट्विटर के ऊपर कामरान अकमल को कहा कि तेरे ऊपर लख लानतें हैं, अपना गंदा मुंह खोलने से पहले तेरे को सिखों के इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए था। जब इन्वेडर्स तुम्हारी माँ बेटियों को अगवा करके ले जाते थे तो सिख ही उनको छुड़ा कर लाते थे, तब टाइम होता था 12 बजे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, थोड़ी सी तो इज्जत दिखाओ। अब क्योंकि इस ट्वीट में हरभजन सिंह ने कामरान अकमल को टैग किया था तो कामरान अकमल ने भी माफी मांगते हुए एक ट्वीट किया है और सिख धर्म के लोगों से माफी मांगी है। अब इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, नीचे लिखकर आप बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।